तो जो टेस्ट के 5 बच्चे वो लीग में आ सकते हैं। इनके नाम आप लिख लीजिए। रोहित कहाँ है? इनके नाम आप लिख लीजिए। हाँ, और जो कल लाइब्रेरी में रेगुलर है वो लीग में आ सकते हैं। बाकी एक सिंपल सा फंडा कह रहा हूँ, सिंपल सा फंडा यहां मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे तभी सरवाइव करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। राइट। लीग में आने का नियम है, अगले संडे की तैयारी करिए। अगर आप टॉप 5 में हैं, आप लीग में हैं। अगर आप रेगुलर यहाँ पर हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नए नए लोगों को लेकर आ रहा हूँ, लाइब्रेरी में नया शेड्यूल बना रहा हूँ, आप यहाँ ही नहीं हैं। आपके जो भी व्यक्तिगत कारण है, मैं इससे गुरुकुल की परंपराओं को नष्ट नहीं होने दूंगा। ये मेरे संस्थान को और मेरी वैल्यूज़ को बनाने का नाम है। मैं किसी एक नए बच्चा जिसका एजुकेशन सिस्टम क्या रहा है, उसकी वैल्यूज़ क्या रही हैं, उसके हिसाब से गुरुकुल को मैंने बहुत दिन करके देखा, मैं गुरुकुल को उसके नियमों से नहीं चलने दूंगा। मैं बहुत डिसाइडिंग मोड में। और आप मुझे अटेंडेंस रजिस्टर दीजिए, आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ, आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ, और वो ट्रेंड बड़ा मज़ेदार है। जो बच्चे हॉस्टल में नहीं हैं उनकी क्लास में आने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। ये बड़ा मज़ेदार ट्रेंड मैंने देखा है। जो हॉस्टलर्स नहीं हैं, मतलब वो कहीं बाहर रूम ले लिया, कहीं भी रहने लगे, उनकी अपसेंट बहुत ज़्यादा है। ये ट्रेंड है, यहाँ आप भी देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, कि जो हॉस्टल में नहीं है उनका क्लास छोड़ने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, ये रजिस्टर यही कहता है। और जो हॉस्टलर्स हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लास में आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कि जैसे ही आप गुरु से दूर होते चले जाओगे तो निर्वात में कुछ नहीं होता है। आपने गुरु को छोड़ा और आप इस एजुकेशन सेंटर से दूर हो गए तो यहां निर्वात में कोई ना कोई आ जाएगा, और वो जो कोई भी आएगा वो आपको आपके लक्ष्य से दूर करेगा, आप ब्लर हो जाओगे। इसीलिए इस यात्रा में गुरु को तो पकड़ के रखना है, उसके जहां पे भी वो है वहीं पे मुझे रहना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी कॉपी करा लो और तुम खुद चेक कर लो नॉन हॉस्टलर्स का अपसेंट इतना ज्यादा क्यों है। ये मैं सुबह से इसको चेक कर रहा हूं। तो जब तुम क्लास में ही नहीं रहोगे तो तुम गुरुकुल आए क्यों? और गुरुकुल में मैंने तुमसे याद होगा डे 1 से कहा था कि यहां सिर्फ मेरे नियम चलेंगे। आपने मुझसे एक्सेप्ट किया था कि हाँ, आप जैसा कहेंगे, जितना अनुशासन कहेंगे मैं उसको करूंगा। तो आज इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया कि आज यहां जो रेगुलर खड़े हैं वो कम हैं, जो बैठे हैं वो ज्यादा हैं। ये हो गया क्योंकि हमें निगेटिविटी पसंद थी। पहले ये 4-6 लोग थे, अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि निगेटिव आदमी लामबंदी बहुत करता है, जो नियमों का वो अपने हिसाब से चलता है, मेरा ये है, मेरा वो है, यहां ये है, वैसा है। आप सिस्टम को सुधारिए। तो मैं बहुत क्लियर हो गया हूं अपनी चीजों पे। अगर आप में से जो लोग हॉस्टल छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। लिटरली अभी मैं 11 बच्चों की काउंसलिंग करके वो आ रहे हैं यहाँ पे, और मेरे बहुत से तरीके हैं। और दूसरा, उनके लिए एक छोटा सा ऑफर है कि वो मुखर्जी नगर भी जा सकते हैं। मेरा ऑफिस वहाँ खुल गया, एक क्लासरूम भी खोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो आपके लिए स्वर्ग है, क्योंकि वहाँ वो सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी पढ़ाई से दूर कर सकती हैं, और लग्जरी में हैं। वहाँ हर चीज़ जो आप सोचते हो कि जो आप तैयारी के नाम पर आपको इंजॉय करने के लिए चाहिए, वहाँ सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे दिक्कतें हैं उन सब चीज़ों में। यहाँ मैं खड़ा हूँ, कभी भी पहुंच जाता हूं, वहां भी आया हूं, वहां से रोज खबरें आ रही हैं, वहां के लोग मुझे क्या क्या बातें कहते हैं, मैं आप लोगों को इस क्लास में खुलकर बता नहीं सकता। ऐसी ऐसी बातें। तो आप में से जिसको लगता है कि नहीं, हम यहां गुरुकुल में हमारा दम घुट रहा है, वो मुखर्जी नगर चले जाएं, स्वर्ग में जिए। कम से कम 1-2 साल तो अच्छी जिंदगी जी लो, फिर तो इनके अंडर में काम करना पड़ेगा तुम्हें, इनके अंडर में काम करना पड़ेगा। तो आप लोग ये नहीं समझ पा रहे। तो मैं गुरुकुल को करप्ट नहीं होने दूंगा, भले चाहे ये 20-30 बच्चों के साथ चलूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति के लिए यहां जगह नहीं, ये मेरा आवास है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे नियम से चलेगा। क्लियर है? तो अगर आप लाइब्रेरी हॉस्टल दोनों इसका बहुत इंटीग्रल पार्ट था। मैं नहीं कहूंगा आप हॉस्टल में आके रहो, लेकिन लाइब्रेरी इसका इंटीग्रल पार्ट था। मैंने इसके लिए बहुत पेन बर्दाश्त किया है, बहुत लॉस इसके लिए बियर किया है, क्योंकि वही एक जगह है जहां मैं क्लास के बियॉन्ड भी आपको जाकर आपसे डिलीवर कर सकता हूं। अगर आज ये क्वेश्चन कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो, डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। आप मुझे नंबर अपने बताइए। जो कल निशान लगा ना, रचना, जो कल नहीं आई थी यहां पे, देखो आउटसाइडर माइनस में नंबर है,
हाँ जी मोहिनी, बताया बेटा पूरी क्लास में 200 में से नंबर। पिताजी को फोन लगाओ, मैं बात करना चाहता हूं आज, मुझे वो चाहिए 7.5 to 200 नंबर में से। क्यों? मैंने क्या इन लोगों के कान में पढ़ाया था? गुप्त रूप से पढ़ाया था? तुम्हें नहीं पढ़ाया था? इकलौता टीचर जो खुद ही पढ़ाने के बाद खुद ही हाथ जोड़ा कि मेरी एक एक लाइन याद कर लेना मेरे भाई। कौन सा टीचर संसार में ऐसा देखा होगा तुमने? मेरी एक एक लाइन याद कर लेना, मेरी एक एक लाइन याद कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद नाजमीन, पता है पिताजी को 13.56 नंबर हैं। अभी आज हम बात करेंगे ना। शैलवी 20 नंबर बेटा। कविता 27 नंबर। कहां है? यहां क्यों नहीं खड़ी हुई? बुलाया ना तुम्हें? स्पेशल हो क्या? नाम लिखा हुआ है ना, कल तुम्हारा भी नाम था। नहीं थी ना तुम कल लाइब्रेरी में? शिवानी, शिवानी जी कहां है? 29 नंबर। पल्लवी बेटा 200 में से 45 नंबर हैं, और जो पढ़ाई गई चीज में नंबर है, तो सोचना जिस दिन सारे सब्जेक्ट का टेस्ट हो जाएगा उसमें एक आगे माइनस ना लग जाए, मुझे यही चिंता है। हिस्ट्री ना क्रिएट कर दो। और एक बात और ध्यान रख लो बेटा, ये जिन संस्थानों के सपने तुम देख रहे हो ना, वहां एडमिशन लेने के बाद तुम किस दुनिया में हो, जिंदा हो मर गए, इसके बारे में भी कोई खबर नहीं रखता। वहां एक ही सिद्धांत होता है, पैसा जमा करो, उसके बाद तुम क्लास आओ चाहे ना आओ, किसी कोई मतलब नहीं। और इसीलिए कह रहा हूं, आप में से जिसको लग रहा है कि मुखर्जी नगर उसके लिए अच्छी जगह है, आप चले जाइए। ये छोटा सा ऑफिस आप ही लोगे, मुझे ट्रेंड पता चल गया था। तो वहां जाइए, आराम से वहां पढ़िए, और वहां पढ़ाई तो खैर सेकेंडरी चीज है। वहां जो आप करना चाहते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं, जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, वो समस्त लग्जरी वहां पर है। समस्त, ये गुरुकुल है, ये मेरा परिवार है, यहाँ मेरे ही बच्चे रहेंगे जो मेरी परंपराओं में साथ चल सके। क्लियर है? तो अब एक सिंपल सी चीज है, लीग के बच्चों का नाम रखो, उनको साइड राइट में डालो मेरे, ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं, उनसे बात कर सकूं। वो इधर की तरफ बैठेंगे, बाकी लोग दूसरी साइड आ जाए। ये डिस्क्रिमिनेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है। और आप यहां कुछ सीटें खाली रहेंगी, आप हासिल करिए और बैठिए, बहुत हो गई। लेकिन गुरुकुल की परंपराओं में गुरुकुल के बच्चे ही रहेंगे। मैं आपके लिए अब कोई भी समझौता नहीं करूंगा, आप चाहे जो करना वो करिए। क्लियर है? इसीलिए कल मैंने एक सिलेक्टेड बंदे को बुलाया मेंटरशिप के लिए, जो ऑलरेडी सेलेक्ट है। मैं किस स्तर तक जा रहा हूं मुझे पता, लेकिन मुझे पता है कि ना मुझे कब आपको कितना प्रेशर देना है। आपके हिसाब से मैं नहीं चल सकता। और मेरा ट्रेंड पूरा भारत जानता है, भारत का प्रधानमंत्री भी उसके बारे में बात करता है। तो मैं तुमसे प्रमाण नहीं मांगूंगा। ये यूपीएससी का प्रमाण है, जाके 2 साल पहले का वीडियो ढूंढ के दे देना इन लोगों को, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है जैसे शीला और ये सारे बच्चे, दे देना। बासवान कमेटी की रिपोर्ट में मैंने क्या कहा था कि धीरे धीरे देखते जाइए अंदर कैसे वो चेंज करते जाएंगे और कैसे नए बच्चों को लेते जाएंगे। 2022 का प्रीलिम्स उठाइए, 2023 का प्रीलिम्स उठाइए। आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, तो आपको दर्द ही नहीं पता कि ट्रेंड कहां से चेंज हो रहा है। बहुत सिंपल सा फंडा है जो प्रधानमंत्री ने आज बात कही और जो मैंने हमेशा कही कि राष्ट्र निर्माण का दौर आया है। और ये बहुत पहले से ही चला, होता कमेटी से ही बात आ गई थी, आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता। और ये जब आईसीएस हुआ करता था तभी से था कि जो यंग माइंड है उसको ट्रेन किया जा सकता है। जब आप 28-30 साल के हो जाते हो तो आप पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंस जाते हो, आपकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। तो पहली रिकमेंडेशन आई थी कि 12वीं के बाद ही आईएएस की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, जैसा पहले हुआ करता था। और बच्चे को 5 साल की ट्रेनिंग, जो 2 साल की ट्रेनिंग है अभी, वो 5 साल की होनी चाहिए, ताकि उस बच्चे को सिर्फ प्रशासन का प्रशिक्षण दिया जा सके। क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी, यही राष्ट्र निर्माण में जाएगी, स्पेशलाइज्ड हो सके। जैसे अंग्रेजों के समय में क्या थे, बहुत स्पेशलाइज्ड लोग थे। आप जो सर एओ ह्यूम पढ़ते हो, ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट का नाम पढ़ते हो, ये सब उस समय आईसीएस के पार्ट थे। बड़े बड़े विद्वान थे जिन्होंने भारत की संस्कृति का अध्ययन किया, चीजें बदली, जिन्होंने बड़े बड़े प्रशासन को स्थापित किया, वो सभी भारतीय सिविल सेवा का जो हिस्सा थे। तो अभी सरकार वही कर रही। तो अभी क्या कर रही है, बहुत लॉजिक है, अगर तुम्हारा दिमाग लॉजिक काम करे तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एग्जाम के पैटर्न में बदलाव कर रही है, व्यवहारिक पैटर्न लेकर आ रही है। अगर आप 2 साल खाली 2022 और 23 का क्वेश्चन उठा के उसको 3-4 बार पढ़िए, अचानक से आपको कुछ उभार सा दिखाई पड़ेगा कि क्वेश्चन जा कहां रहा है।
परंपरागत क्वेश्चन नहीं पूछा। तो क्या कर रहे हो क्वेश्चन, ये क्या कर रहे हैं, एक एज फैक्टर को नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट दे रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सरकार हाथ नहीं डाल सकती। तो अब एज को एग्जाम से घटा रहे हैं, कुछ नए तरीके, जो नई सोच के बच्चे हैं, जिनकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, जिन्होंने शुरुआत से ही अच्छी पढ़ाई की है, तो हमने वहां पे क्या हुआ, ये एज कम। अब इससे फायदा क्या होगा, एक आप 30 साल की एज में आप आईएएस बनते हो, और दूसरा आप 22 साल की एज में आईएएस बनते हो। अब ये सर्विस को ये लोग धीरे धीरे स्पेशलाइज लेके जा रहे हैं, यानी आपका प्रशिक्षण ज्यादा सच्चा होना चाहिए, आप भारत की समस्याओं का ज्यादा समाधान कर सको। ये हमारा गोल्डन पीरियड, अमृत काल है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो तुम ये सोच रहे हो कि खाली नारा है, नहीं, सरकार काम कर रही है उस पर। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो अभी 70 सालों में तुमने नहीं किया। आजादी के बाद से कभी हम अपने आप को औद्योगिक राष्ट्र में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो औद्योगिक विकास है हमेशा क्या रहा, कांस्टेंट बना रहा। अब हमने औद्योगिक विकास किया, जब औद्योगिक विकास करेंगे और भारत में सामान बनेगा या भारत में सामान बनवाएंगे, तो क्या होगा, एक बहुत बड़ी आबादी निकलकर उद्योगों में चली जाएगी, तो जमीनें क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। जो अंग्रेजों के समय लोड बढ़ा गया था, अभी भी है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही वो कम होगा, हमने कल जो बात की, अभी इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी लिया, महिलाएं, अब क्या होगा, कृषि में उनकी भूमिका बढ़ाई जा रही है। मैंने हमेशा कहा कि भारत में मशीन जो है वो उसके योग्य नहीं है। महिला अभी ट्रैक्टर बैठ जाए, देखो हल्ला मच जाएगा। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री ने कहा ड्रोन से सिंचाई करेंगे, ड्रोन से खेती करेंगे, छोटी छोटी मशीनें बनाएंगे, तो इनोवेशन हमें चाहिए एग्रीकल्चर में। तो क्या होगा, वर्क फोर्स में महिलाएं कैलकुलेट ही नहीं होती है, ज्यादातर महिलाएं कैलकुलेट नहीं है। तो अब जब भारत औद्योगिक राष्ट्र बनेगा, तो एग्रीकल्चर में जो पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी वो बढ़ जाएगी। अब जब बढ़ जाएगी तो बढ़ने से थोड़े ना काम चल जाएगा। आपको इरिगेशन, आपको अब पानी कम होता जा रहा है, तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी जहां आप गंदा पानी साफ कर सको, पानी को बचा सको। क्यों, क्योंकि भारत जाकर कह आया है कि हम तो जीरो नेट एमिशन करेंगे। भारत ये बात बोल चुका है COP28 में। भारत कह चुका है कि हम पानी को ज्यादा से ज्यादा संभारित करेंगे। हम इसको क्या बोलते हैं, भारत में सबसे ज्यादा समस्या क्या है, आपने तो क्लास में मेरी नहीं देखी होगी, कंजप्टिव वाटर यूज। हमारा पानी कैसा है, कंजप्टिव वाटर यूज है, यानी हम एक बार खा लेते हैं, पानी को पी लेते हैं, दोबारा वो भरा नहीं जाता है। तो हमारे यहां खराब हो रहा है। अब हमें वो टेक्नोलॉजी किससे लेनी, इजराइल से लेनी है, अन्य देशों से लेनी है। इससे क्या फायदा होगा, इससे हम इकोलॉजी बैलेंस कर पाएंगे। अब एग्रीकल्चर हमारा कैसा है, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तुम्हें मेरी बातें तो याद रहती नहीं ना, तुम लिखना चाहते हो, हाथ देखो कैसे जोड़ के बैठे हुए हैं। आएगा क्वेश्चन तो मुंह कैसे बैठे रहेंगे, निकल गए 2 नंबर, अगले साल तैयारी करना। तो उसमें कंजप्टिव वाटर यूज है। तो कंजप्टिव वाटर हमें क्या कर रहे हैं, हमारा इंटेंसिव फार्मिंग है, हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कमर्शियल करना पड़ेगा, तभी तो हमारा किसान। आज भारत के प्रधानमंत्री ने कौन से 4 लोगों के बारे में बात की है, कौन से 4 लोगों के बारे में बात की है, किसान, युवा, महिला और गरीब। उन्होंने कहा मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं। हाँ, सिर्फ 4 जातियां हैं। कौन सी, एग्रीकल्चर। ये जो बात बोल रहे हैं वो बता रहे हैं कि आई हैव 4 टारगेट्स। मुझे किसका उत्थान करना है, किसान का, गरीब का, महिला का और युवाओं का। क्योंकि भारत सबसे ज्यादा यंग कंट्री है, सबसे ज्यादा यंग कंट्री है। तो युवा को रोजगार चाहिए, नया अवसर चाहिए। कहां से सरकारी नौकरी पैदा करोगे। और सबसे बड़ी बात है, 55% आबादी जहां लगी है, युवा को तुम कृषि में भेजोगे कैसे, वो तो नहीं करना चाहता, घाटे का सौदा है। तो एग्रीकल्चर को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा। और कब बनेगा, जब वो कमर्शियल फार्मिंग, जब वो भी कहेगा कि भाई फलानी जगह नौकरी कर रहे हैं, हमें 25,000 रुपया मिल रहा है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो तुम खुद आओगे कि नहीं आओगे एग्रीकल्चर में। तो कैसे आओगे, तुम्हें उसको कमर्शियल करना पड़ेगा, तुम्हें लैंड होल्डिंग्स बढ़ानी पड़ेंगी, लैंड बैंक्स बनाने पड़ेंगे। और कब बनेगा, जब वहां से लोग हटकर, जो स्किल लोग हैं वो उद्योग में चले जाएंगे। और उद्योग में जैसे ही जाएंगे, वो सारा चीज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, होगा, तब प्रभाव पैदा होना शुरू होगा। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये एक दिन में नहीं हो पाएगी। इसके लिए उन्हें ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो नए भारत के चैलेंजेस को डील कर सके। टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, दे मस्ट बी वेरी स्मार्ट, दे मस्ट हैव द डिसीजन। ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहा जाता है, ये डिसीजन नहीं लेती है। आप जानते हैं भारत की ब्यूरोक्रेसी के बारे में, ये डिसीजन नहीं लेती है, या डिसीजन लेने से घबराती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि हमारे यहां रेड टेपिज्म है, लाल फीता शाही है।
तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ऐसे यूथ को लेकर आओ, वन हु लर्न थिंग्स फास्टर वे। तुम सोच के देखो, दक्षिण के लड़कों का बोलबाला है, अभी रिजल्ट आएगा तो देखना, दक्षिण साउथ के बच्चों का बोलबाला है। और क्वेश्चन उठा के देख लो, साउथ की बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब मैंने तमिलनाडु की क्लास शुरू की थी, लोगों ने कहा था क्यों पागल, कितने कितने स्टूडेंट तमिलनाडु पढ़ चुके मेरे साथ। तो मैंने कहा था कि बेटा शिफ्टिंग हो रही है, डीओपीटी में साउथ के लोगों का डोमिनेंस हो गया है। प्रधानमंत्री भी बार बार जो है जाकर साउथ के कवियों को कोट कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था अब देख लेना गवर्नमेंट इधर मूव कर रही है, गवर्नमेंट बता देती है हम कहां जा रहे हैं, और आप इधर पढ़ रहे थे। आज जाकर मैं आपको अभी कल से क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, देखना इस बार 2023 2022 में क्वेश्चन कहां से आए। तुम कहोगे गलत प्रिंट हुआ है सर, तुम खुद कहोगे कि सर ये गलत प्रिंट हुआ है, मैं कहूंगा नहीं गलत नहीं प्रिंट हुआ है, ये किताब का नाम है और ये दक्षिण भारत के कवि हैं। तब तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, कितना किताब पढ़ पाओगे तुम। तो बहुत अवेयर टाइप के बच्चों की जरूरत है। तो अब तुम्हारे सामने दो चीजें हैं, अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो तुम इस भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। और अपॉर्चुनिटी आ गई है कि अगर तुमने अपने आप को चेंज कर लिया तो तुम्हें वो जो सामने डब्बे बैठे हुए ना कि भैया वो आईपीएस हैं, भैया आईआरएस हैं, फिर से एग्जाम दे रहे हैं, इसका डर खत्म कर दिया उन्होंने। और गर्ल्स के लिए इस गुरुकुल में गर्ल्स बहुत ज्यादा हैं। अपॉर्चुनिटी है। सरकार आपको कह रही है किसान, गरीब, महिला और युवा, देखो मैंने 83% बच्चे फर्स्ट टाइमर हैं। जो सरकार कह रही वो कर रही है। तो कहते हैं ना प्रधानमंत्री मेरी गारंटी है, गारंटी है। फीमेल्स ने इस बार ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, जो सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर थे, बस लड़कियों की बात कर रहा हूं, सिलेक्शन हुआ उनका, इंटरव्यू की कॉल आई है उनकी। बस आपको स्ट्रक्चर रहने की जरूरत है, डिमांड सप्लाई को समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन जा कहां रहा है। उन्होंने ट्रेंड के हिसाब से बदल लिया और बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं कर रही थी। ऐसी बच्चियों को भी जानता हूं, बस वो रेगुलर थी, वो जो भी उनके आसपास चल रहा था उसको लेकर हमेशा अवेयर रहती थी। वो कोई परंपरागत किताबें नहीं पढ़ती थी, ये इतिहास का खत्म कर लिया अब दूसरे पे आएंगे। ये परंपराएं बदल रही हैं और गवर्नमेंट कह रही है कि क्यों बदल रही है। यूपीएससी उन्हीं लोगों को सेलेक्ट कर रही जिनसे उनका प्रयोजन हो सके। आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे कि आप नौकरी नहीं करने जाओगे। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है, विश्व गुरु बनना है। अपॉर्चुनिटी है, भारत का समय है। और उनसे पहले 2 साल पहले मैं चिल्ला चुका हूं, आपने ध्यान नहीं दिया। कल जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तब ध्यान से सुनोगे मेरी बात, ठीक है। क्या पता, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी और उनकी सोच की फ्रीक्वेंसी काफी मिलती है। बस अभी यहां घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां सवाल है कि क्या चेंज हो रहा है और क्यों चेंज हो रहा है। अब जब तुम इस उम्र में सर्विस में जाओगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। और यूपीएससी क्या है? अनुभव आधारित सेवा है। कौन सी सेवा है? अनुभव। यहां कोई टेक्स्ट बुक काम नहीं होता है। यहां जब तुम ऑफिस में बैठोगे, सामने एक माफिया बैठा होगा ना, उसकी कोई किताब नहीं होती हाउ टू डील माफिया, हाउ टू डील गुंडागर्दी, हाउ टू डील पुअर पीपल, हाउ टू डील फेक डॉक्यूमेंट्स। तुम्हारे विभाग में कोई तुम्हारे ही नीचे तुम्हारे नाम से पैसा ले रहा होगा, तुम्हें सब डील कर, और इसकी कोई किताब नहीं आती है। ये तुम्हें जीवन सिखाता है, तुम्हें सीनियर सिखाते हैं। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? अनुभव आधारित। अब इन दोनों में से किसका अनुभव ज्यादा होगा? सीखने की प्रवृत्ति किसके, समय किसके पास है? 60 की एज में आप रिटायर हो रहे हो, ये 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो जाएगा, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे या उसके थोड़े अपर लेवल पे रिटायर हो जाएगा। इसके पास 38 साल है, ये लास्ट के 8 साल भारत की नीतियों में घुस जाएगा। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, जैसे 30 आपने पूरा किया। एस जयशंकर साहब की एज देखना, 24 साल की एज में सेलेक्ट हो गए थे। अजीत डोभाल साहब के बारे में पता करना, इनकी एज देखना। अमिताभ कांत साहब के बारे में पता करना, ये सब बहुत कम उम्र में सेलेक्ट हुए थे। आज भारत की नीतियां डिसाइड कर रहे हैं। अमिताभ कांत साहब शेरपा हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं। अजीत डोभाल साहब के बारे में किसी कुछ बताने की जरूरत नहीं, कह रहे हमें जाने दो, नहीं कहीं नहीं जाना है। पाकिस्तान में बैठे बैठे लोग गायब हो जा रहे हैं, जो जिनसे कल हम कांपते थे कि हम उनको, अरे हमारे यहाँ देश में कुछ कर दिया। हम बोले हम यहाँ अपने यहाँ ट्रायल ही नहीं चलाएंगे, बहुत हमने बिरयानी खिला ली का साहब को, हम वहीं जाके निपटा देंगे। कौन कर रहा है ये? मास्टरमाइंड कौन है इसका? वही आईपीएस अधिकारी है। और आप देखो कितनी अपॉर्चुनिटी है। आईपीएस अधिकारी आज मेघालय का सीएम बन गया है, सीएम बन गया है, मिजोरम का सीएम हो गया। तो आप देखिए, अगर आप कम एज में जाते हैं तो राष्ट्र आपको
ज्यादा अनुभव आप उसको डिलीवर कर पाएंगे, आप अपनी यंग एज में ज्यादा कर पाएंगे। दिस इज द डिफरेंस। क्योंकि मान लो ये अनुभवशाली हो भी गया तो मजबूरी है कि इसको रिटायर करना पड़ेगा, ये सेवा नहीं दे पाएगा। जो रिटायरमेंट की एज है वो फिक्स है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, जब आप अच्छा करने की हालत में पहुंचे, आपकी उम्र हो गई, आप बूढ़े हो गए, आपको रिटायर होना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि जो हम 2047 तक भारत में बनाएंगे वो 2060-2070 तक भी वो चलता रहे। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर चीज का विज्ञान है, जनांकिकी अवसरों की खिड़की, ये 2047 में हमारे ऊपर बंद होनी शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रेटेजिकली तैयारी कर रही है कि ऐसे अधिकारियों को भेजा जाए जो 2047 के बाद भी अपनी सेवाएं उसी गुणवत्ता के साथ देते रहें। और अभी देखना ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो गवर्नमेंट ने एक पिछला दरवाजा खोल दिया है कि फ्रंट पे तो राजनीतिक मजबूरियां हम एज नहीं घटा सकते, लेकिन हम क्वेश्चन में ऐसे बदलाव कर रहे हैं कि नए उम्र के लड़के अंदर पहुंच जाएंगे, लड़के लड़कियां, लड़कियों को आगे लेकर जा रहे हैं। क्यों? लड़कियों की जीवन प्रत्याशा लड़कों से ज्यादा होती है। अरे साइंस समझो, ये केवल राजनीतिक स्लोगन नहीं है। लड़कियों की जीवन प्रत्याशा लड़कों से ज्यादा होती है। 2047 के बाद यूथ कैसे भारत की कमान संभालेंगे? विकसित राष्ट्र बन जाने के बाद उसको लगातार विकसित बनाए रखना भी हमारी चुनौती है। आबादी बूढ़ी हो रही होगी, तो हु इज मोर केयरिंग? अब तुम्हारे पास जवाब मौजूद है। सरकार जो कर रही है वो एनालिसिस तुम्हें बता रहा हूं। जब भारत की 30% आबादी 2047 में बूढ़ी होने लगेगी, दुनिया की सबसे बड़ी बूढ़ी आबादी हमारे पास आने लगेगी, हु विल केयर मोर? अब समझ में आया क्या हो रहा है? सरकार ने क्यों कहा? बहुत सोच समझ के लोग बैठे हुए हैं अंदर। तो इस पैटर्न को पकड़ो। इसी पैटर्न पे मैं तुम्हें कह रहा हूं कि गुरुकुल में इसको सीखो, एक्सप्लोर करो। पर तुम तो इसको गुरुकुल को मुखर्जी नगर, करोल बाग बनाना चाहते हो। मैं नहीं बनने दूंगा, मैं नहीं बनने दूंगा। चाहे आप रहो चाहे चले जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। जिसको आना होगा, जिसको लगेगा, क्योंकि अगर आज मैंने अपनी चीजें आपके ऊपर डाइल्यूट कर दी तो कल मेरा गुरुकुल का सपना खत्म हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मुझे यही सिखा रहे हैं। जब उन्होंने मेक इन इंडिया शुरू किया तो लोगों ने बड़ी आलोचना की थी, और आज हम नेट एक्सपोर्टर बनते चले जा रहे हैं। तो करिए आप आलोचना, मुझे कोई मतलब नहीं। जैसे कहते हैं बहुत दबाव है, हम अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं, जाइए आप कहीं और करिए। मैं आज आपके दबाव के आगे टूट गया तो खत्म हो जाएगा, मेरी परंपराएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि गुरुकुल को लेकर मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है, और मैंने इसके लिए अपना समय, अपना धन, अपना शरीर, सब कुछ इसके पीछे लगा दिया है। और आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत बीमारी जो आप जागते पूछते क्यों नहीं आए, तो आप मेरी स्थिति अभी देखिए। मुझे जो अभी दवाई दी गई है, कल मैं अपनी गर्दन भी सीधी नहीं खड़ी कर पा रहा था, उस दवाई की वजह से मेरा पूरा शरीर नाच रहा है। मुझे बहुत अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कोई ऐसी मेडिसिन है जिसमें मुझे जो है मसल्स रिलैक्टेंट के नाम से, कि बहुत पेन का सब्सिडाइड हो, उसको खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया नाच रही है। मैं जब चल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इधर गिर जाऊँगा या उधर गिर जाऊँगा। उसके बाद भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे अपना काम करना है। मैं आराम से बोल सकता था आज की क्लास मैं कैंसिल करता हूँ। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। जब लीडर ही तुम्हारा कमजोर हो जाएगा तो तुम कमजोर ही हो जाओगे। तो अपने शरीर की परेशानियों को तुम अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर तुम्हारे लिए सब कुछ बेकार है। तो चलिए, मैं गुरुकुल की परंपराओं को डाइल्यूट नहीं करूंगा। नाम लिख लीजिए लीग के बच्चों का। लिख लिया? आप लोग एक साइड आ जाइए प्लीज, मैं चाहता हूं यहां पे हो जाए। आप लोग ऑनलाइन में टेस्ट दीजिए भाई। चलो बैठना शुरू करो, कुर्सी पकड़ो। आप लोग इधर आ जाइए, खुश रहो बेटा, पढ़ो। और जिस तरह के बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं ना सर, जितने लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे आपने सबके आंसर दे दिए। जितने लोगों ने भी क्वेश्चन पूछे थे ना कि सर पे अंधविश्वास करते हो, सबके आंसर दे दिया। मैं नहीं आंसर दूंगा। बच्ची कह रही है कि कई लोग कहते हैं उजांग सर पे अंधविश्वास मत करो, बिजनेस करते हैं। मेरा जवाब वक्त देगा। आंकड़ों को तो नहीं झुटला सकते ना। ये आंकड़े क्या कहते हैं? जिन बच्चों ने टॉप किया उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ प्रक्रिया का पालन किया। उनका दिमाग 250 ग्राम से ऊपर का नहीं, नपवा लीजिए। उन्होंने सिर्फ प्रोसेस का पालन किया। वो लाइब्रेरी आते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, वो रिवीजन करते हैं। जो बाकी बच्चे वो इधर आ जाएं, जो नॉन लीग के बच्चे वो इधर आ जाएं। और ये डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए। सर नाम चिपका दो, डिफरेंस मेंटेन है। मेरी क्लास में ये डिफरेंस चाहिए मुझे।
आप लोगों को जो लीग के बच्चे हैं, आप लोगों को मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा रहेगी। आपको कोई भी समस्या आ रही है, आपको पता है कि मैंने वीडियो मेंटरशिप भी शुरू कर दी है, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस। अब आओ और ये सीट ले लो। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? टेस्ट में कितने नंबर हैं? कुछ लोग नहीं थे कल लाइब्रेरी में, लेकिन टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तुम्हारे पास दो तरीका, क्या नाम है? याशिका। नंबर कितने बेटा? पीछे से देखना पड़ेगा ना। याशिका कश्यप 26 नंबर। मैंने क्या किसी के कान में जाके पढ़ाया था? इट इज नॉट अबाउट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज नॉट एवरीथिंग। लाइब्रेरी मेरी गुरुकुल का पार्ट है। तुम्हारी कोई मजबूरी है, इनकी कोई मजबूरी है, मैं समझता हूँ उसको, लेकिन हॉस्टलर्स के लिए तो लाइब्रेरी मैंने निःशुल्क कर रखी है ना। इस लीग का पार्ट बनने के लिए तुम्हें छीनना पड़ेगा, ये कुर्सी तुम्हारी छीननी पड़ेगी। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, सो यू हैव टू स्नैच दिस चेयर। ये समाजवाद नहीं है, क्षमताएं अर्जित की जाती हैं। अगली बार टेस्ट में टॉप 5 में आ जाओ। अगले संडे टेस्ट से तैयारी हो गई है? मॉडर्न इंडिया का टेस्ट है। मॉडर्न इंडिया खत्म हो गया ना तुम्हारा? जैसे कि आंदोलन आने हो गया ना, उसमें से बोलते हैं कि सेकंड पार्ट, जैसे फर्स्ट वाले में गांधी वाला आ गया था। ये सारे बच्चे मेरे ही हैं, लेकिन जैसे इस बच्ची ने कहा ना धीरे से कि लोग कहते हैं उजांग सर पे अंधविश्वास मत करो, मत करो। ये जो रिजल्ट है ये कुछ और नहीं, प्रक्रिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कोई जादू थोड़े ना, रिजल्ट कोई जादू थोड़े ना होता है। इफ यू फॉलो द प्रोसेस, रिजल्ट ऑटोमेटिकली तुम्हारा होगा। मत करो तुम योग। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बैठा हूं। पब्लिकेशन के चक्कर में और ये सारी चीजों को निपटाने के चक्कर में मैंने अपने आप को मार डाला। आज देखो मेरी क्या हालत है। स्पॉन्डिलाइटिस में इतना पेन हो रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि मेरी गर्दन अभी गिर जाएगी। मैं अपना सर नहीं उठा पा रहा हूं। रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द है। फाइनली मुझे कल डॉक्टर के पास जाना पड़ा और दे दिया उसने दवाई। वो कह रहा सो अब या तो मेरी जैसी विल पावर हो कि आदमी सर झूम रहा है, क्या बोलना है इसको न्यूरोलॉजिकली मेंटेन करना है, फिर भी खड़ा हो यहाँ पे। अभी फिर 4 बजे भी क्लास लूंगा। 3 मीटिंग निपटा के आया हूँ, एक लाइव लेकर आया हूँ, और वहां जब तुम लोग के एक्सपीरियंस मैंने डिस्कस किए और उसमें मैंने बताया किसे आईएएस की तैयारी करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। आज की क्लास देख लेना, बड़ी अच्छी क्लास है। उसमें एक लाइन मैंने बोली है कि लवासना का दरवाजा लोहे का है, उसको खोला नहीं जाता, उसको पिघलाया जाता है। लवासना का दरवाजा लोहे का है, वो खुलता नहीं है, पिघलता है। और पिघलाने के लिए तुम्हें अपनी ऊष्मा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, अपना जुनून लगाना पड़ेगा, और अगर उसको पिघला ले गए तो संसार तुम्हारा है। तो मैं ये डिफरेंस चाहता हूं। कल इधर कोई नहीं बैठेगा, ध्यान रखिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर से कह रहा हूं, जो विश्वास कर रहे हैं वो करते रहें, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और जो नहीं कर रहे हैं वो समय के साथ, समय का वेट करें। मेरी हर बात सत्य हो रही है। एक प्रिंट कॉपी रख देना उसकी रिजल्ट की, और अभी वेट कर लो कुछ दिन रिजल्ट का। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। देखना इस बार कितनी लड़कियां सेलेक्ट होंगी और कितने फर्स्ट टाइमर सेलेक्ट होंगे, कितने ज्यादा सेलेक्ट होंगे। चिंता मत करो, पहुंच गए हैं वो 83% पहुंचे। रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? यूपीएससी ने बहुत बढ़िया तरीके से बैकडोर खोल लिया है, क्योंकि हर चीज का लॉजिक। अगर आज मेरी कोई बात में लॉजिक ना हो तो मुझे बता दो। तुम कह रहे हो भारत को विकसित राष्ट्र बनाओगे, कैसे बना दोगे? जादू करोगे क्या? जब तक तुम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करोगे तब तक एग्रीकल्चर से लोगों को हटाओगे नहीं। एग्रीकल्चर से हटाओगे नहीं तो बचेगा कौन? महिलाएं बचेंगी, क्योंकि भारत में माइग्रेशन का पैटर्न पुरुष पहले जाता है, पुरुष प्रधान समाज है, तो रातों रात थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो बचेंगी महिलाएं, और महिलाएं एग्रीकल्चर नहीं, बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रोन देने पड़ेंगे, छोटी छोटी मशीनें देनी पड़ेंगी, एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि यूथ को कहां लाओगे? सारे यूथ तो स्किल्ड नहीं है, तो उनको कहां लेकर आओगे? एग्रीकल्चर में लेकर आओगे। एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाओगे, तब 1 अरब 40 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाओगे। ये मजाक बात थोड़े ना है। क्यों महिलाओं का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है? हर चीज का लॉजिक है, पता करो। जीवन प्रत्याशा लड़के लड़कियों में किसकी ज्यादा है? पता कर लो।
और आज से 2047 में भारत के पास कितनी बूढ़ी आबादी होगी? और ट्रेंड बता रहा है कि महिलाएं माता पिता की ज्यादा सेवा करती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जब इतने, इसको बोलते हैं EQ, इज नॉट IQ, IQ तो सबके पास है, EQ इमोशनल क्वेसेंट महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, उनको ईश्वर ने दिया है क्योंकि वो मातृ शक्ति है। तभी तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना की बात करते हैं। तो वो ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, लॉजिक है। तैयारियां चल रही 2047 के बाद, ये जो जब हमारे ऊपर युवा खिड़की बंद होगी तो भारत की विकास गाथा को कैसे आगे लेकर जाए। चुन रहे हैं वो युवाओं को कि उनका सर्विस टेन्योर ज्यादा हो। अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे सामने। जो डर था कि अरे सर वो IPS बन चुके हैं, IRS बन चुके हैं, ये डर खत्म कर दिया उन्होंने। बस उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। तुम पैटर्न ही नहीं पकड़ रहे हो, तुम बस उसी में लगे पड़े हो, आलोचनाओं में। हिस्ट्री कब पूरी होगी, ज्योग्राफी कब पूरी होगी। अब सवाल वो ऐसा ऐसा लेकर आ रहे हैं, तुम्हें भेजूंगा सवाल, तुम लिटरली कहोगे सर ये गलत प्रिंट हुआ है, सवाल गलत है, और तुम्हें आंसर बताऊंगा कहां से। तुमको नहीं ऐसा नाम तो है ही नहीं है सर इधर। तुम्हें क्वेश्चन एक एक करके 2022 और 23 का पैटर्न कराता हूं तुम्हें, तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी क्वेश्चन कैसे आ रहा है, क्यों सिलेक्शन मुश्किल हो गया है। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। और अगर वो अपने घर में हो सकता था तो इतनी दूर क्यों आना था तुम्हें। एक अंतर देख लो कि ये बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए और बहुत बेस्ट तरीके से दे पाए, आप नहीं दे पाए। आपको तो टोन तक नहीं पता थी आंसर की क्या है, तो मेंस लिखोगे कैसे, कौन सा चमत्कार करोगे। और मैं कह रहा हूं तुम एक दिन में एक चीज सीख गए तो 200 दिन में 200 चीजें सीखोगे ना। तुम ये क्यों सोचते हो कि अच्छा एक ही चीज सिखाई। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम जिंदगी को एक पैकेज के रूप में देखते हो। और मैं हमेशा कहता हूं UPSC एस्पिरेंट की जिंदगी सिर्फ एक दिन की होती है। सुबह उठे, रात में आंख में मर गए तुम, वो दिन तुम्हारा खत्म हो गया। अगला दिन नई चुनौतियां, एक दिन। अगर तुम अपने जीवन में सिर्फ एक, तुम लोगों ने तो किताबें खैर तुम लोग पढ़ते नहीं हो, मैं बार बार कोट करता हूं, अगर जेम्स क्लियर की बुक का पहला चैप्टर भी तुमने पढ़ा है, सिंपल हिंदी में भी अब आ गई है, और नहीं तो कहो तो मैं लाइब्रेरी में खड़ा होकर पढ़ के सुना देता हूं। सिर्फ पहला चैप्टर तुमने पढ़ा है तो उसमें एक कहानी है साइकिलिस्ट की, कि उनके कोच ने सिर्फ, जो मतलब इतिहास में कभी कोई जीती ही नहीं, इतनी घटिया टीम हो गई थी कि साइकिल कंपनियों ने साइकिल देने से मना कर दिया कि ये ससुरे चलाएंगे हमारा ब्रांड गिर जाएगा। और एक कोच आता है, सिर्फ वो छोटी छोटी चीजें चेंज करता है 1%, और उससे वो इतिहास की सबसे कामयाब टीम बन जाती है। वो दनादन खाली पदक ही पदक जीतती है, कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ माइंडसेट और थोड़ी थोड़ी चीजें बदल दी। तो लाइफ में जो सक्सेस होती है वो छोटी छोटी चीजों से निकलती है। सिर्फ 1% फॉर्मूला, एक आंसर, 3 क्वेश्चन के लिए तो कहा था, मत आओ तुम यहां पे। तो मैं तो निवेदन भी करूंगा, मैंने तो उस समय भी कहा था कि मैं हॉस्टल बंद कर दूं। आप में से कई लोग चिक चिक करने लगे, नहीं बंद करी, क्योंकि मेरे ऊपर लोड है। आप देखिए मेरा कितना टाइम बर्बाद होता है, आपसे फीस मांगते रहते हम लोग। कल एक लड़की आई रात में, रोने लगी कि वो क्या नाम है फलाना, वो जो है सिक्योरिटी मनी। बोले क्यों रो रही है, कल हो जाएगा, बात कर लेंगे। बोले नहीं अभी रात में मेरा सामान फेंक देंगे, निकाल देंगे। हमने कहा वाह, कहीं बाहर रहती है, कहीं किसी और जगह रहती है। तो बोले मेरा सामान फेंक देंगे। मैंने कहा वंडरफुल, हमारे यहाँ हम किराया मांगते रहते हैं, भैया हॉस्टल की फीस दे दो। और वहाँ जहाँ जाके रह रही है वहाँ पे मैंने पूछा क्या हुआ, 3 टाइम खाना पीना देते हैं? बोले नहीं, 2 ही टाइम है। तो आपको एक्चुअली लाइफ की कैलकुलेशन ही नहीं पता है। मैंने कहा लाइब्रेरी की व्यवस्था, मेंटरशिप, बोले कुछ नहीं है, नथिंग। आने जाने का किराया अलग लग रहा है, माहौल भी बहुत अच्छा नहीं है, बट वो रह रही है। तो मैंने कहा ना आपको मैं एक और चॉइस दे रहा हूँ, आप अगर मुखर्जी नगर जाना चाहो आप चले जाओ, जो भी लोग जाना चाहें। उसमें से आप में से जो लोग जिंदगी जीने आए हैं उनको वहाँ जीने का यहाँ संसाधन नहीं है, यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। उनको वहाँ समस्त सुविधाएं हैं, समस्त सारी चीज़ें, मतलब जो आप खुलकर कह भी नहीं सकते सार्वजनिक जगहों पर, वो समस्त चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं आपके लिए। तो वहाँ जाइए और ज़िंदगी जिए, क्या दिक्कत है। यहाँ तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं गुरुकुल को डाइल्यूट नहीं होने दूंगा, क्लियर है। पैटर्न पकड़िए, तैयारी करिए, अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खटखटा रही है। अब आप अपॉर्चुनिटी को कितनी लात मारते हैं अब आप जानिए, और कुछ लोग लात मार रहे हैं अपॉर्चुनिटी। पेपर सबके साइन हो गए, सबके एक एक के। मुझे दिखाओ तो कि गुरुकुल ने अपनी पढ़ाई अच्छी की है, हमने फॉलो अप नहीं किया है। अब हमारी और कोई जिम्मेदारी, अगर हम फेल होते तो गुरुकुल की जिम्मेदारी नहीं है, क्लियर है।
नहीं, ये शाम में बच्ची है। अच्छा कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और कोई भी चीज़ है तो हम उसको मिलजुल कर ठीक कर सकते हैं। कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। आप भी नहीं हो, हमारी छोड़ी, आप भी नहीं हो। हाँ भाई, नाम ले लें, जब चेहरे याद कर लें। सोनिया राणा, एज एक्सपेक्टेड माइनस में हो तुम। शालिनी माइनस में हो। प्रीति तुम इस लीग में क्यों बैठी हो? सही जगह जा रही हो, माइनस में हो। रचना चेहरा तो दिखा दो, मुझे फेसेस याद रहते हैं। मोहिनी, इस पे नहीं, इस लाइन में, ये जगह तुम्हारी यहां है। मोहिनी 7 नंबर। रेनू, मुझे फेसेस याद करने हैं। रेनू, वेरी गुड बेटा। मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ लिस्ट, याद रखना, ऊपर से नहीं पढ़ रहा हूँ। देवेश बाबू नहीं है, पता करो कहाँ है होनहार व्यक्ति, कहाँ पे गुप्त तैयारी कर रहे हैं। दीपक कुमार जी कहाँ? 8 नंबर, 8.5। क्या हो रहा है जीवन में? दिव्यांशी, क्या बेटा उल्टी लिस्ट पढ़वा रहे हो? जाहिद अली कहाँ है जनाब? पता करो ये कहाँ है, नाम लिखते जाओ जो लोग नहीं है। सरिता वर्मा, हाँ जी 11 नंबर, 11.5। अभिनय आनंद, चेहरा तो याद करा दो। तो ये अच्छा, यहाँ टेस्ट देने आ गया था तो साहसी। प्रियंका, नाजमीन कहाँ हो भाई? कहाँ गई अभी बच्ची? थी तो यहीं पे थी ना, बुलाओ भाई। रोने और टेंशन लेने से अगर हम जीत पाते तो लड़कियां सारी टॉपर होती है हर एग्जाम में, है ना। शिवम मिश्रा जी लगा के बात करनी पड़ेगी। कहाँ है मिश्रा जी, पता करो। आशा नेताम, अच्छा शिवम मिश्रा बाहर का बच्चा है। देखो बाहर का बच्चा हमारे बच्चों को हरा के चला गया, ये मेरे लिए ज़्यादा खतरनाक है, ये मेरे लिए ज़्यादा कष्टप्रद है। आशा नेताम, राजू सिंह, कहा बाबू? 16 नंबर। निशा चौहान, क्या बेटा? बच्चू गोरई, बताते जाओ। शैलवी, गुड। प्रिया गौतम, क्या बात है बेटा? मोहम्मद जायद, सारांश, सूरज कुमार पंडित, आज जरा सबके नाम या चेहरे याद हो जाए। याशिका कश्यप, गुड। पूजा सिंह, गुड। तुम देर आई फिर भी तुम स्पीड पकड़ रही हो धीरे धीरे। कविता, क्या बात है बेटा? पढ़ाया कुछ था ही नहीं तो हम लोग बड़ा खराब पढ़ाते हैं, क्या बताएं। मेरा पढ़ाया हो तो कुछ था ही नहीं उसमें, है ना। कभी कॉपी वॉपी खोल के देखो, अभी मैं तुमसे अपने सारे नोट्स मांग लूँ तुम्हारे पास होंगे नहीं, हैं? ठीक है, जरा चेक करा लेना। तो ऐसी क्या चीज़ थी, कौन सा क्वेश्चन उससे बाहर था? अगर जितने मेरे क्वेश्चन जो क्लास से अभी तक थे वो शायद 45 से ऊपर थे, अगर वही टिक मार दिया होता तो 45 क्वेश्चन सही होते। अगर 45 क्वेश्चन भी तुम्हारे सही हैं तो तुम्हारे लिए अच्छे नंबर थे। 60 क्वेश्चन सही हैं, तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। हाँ जी, खुशबू जी, क्या बात है? हाँ, रिवीजन, खड़ा हो गया चिल्ला 3 क्लास अपनी बर्बाद की, अब तक खत्म कर लेता मैं काम। जोया जी, विकी चौधरी, मंदार, एनीबडी इज मंदार?
भावना, ये देखो जो लोग एब्सेंट है उसके बाद भावना क्या हो रहा है? 40 नंबर। रेणुका, हु इज रेणुका? बिट्टू। मुजांग सर की तो बहुत परीक्षा ली तुम लोगों ने, अब हमारी बारी है। सिमरन, क्या बच्चा, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी मुझे। 40.84। जितना तुमने रिवीजन, यानी कि दैट इज अ कंडीशनल वे। एंड हाउ मच यू रिवाइज्ड? बिकॉज 40-45 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से इतना तो मिनिमम मैंने अपने ही देखे थे, मेरे अपने पढ़ाए हुए आए थे। कुछ मैडम ने भी पढ़ाए होंगे जानबूझ के, इसलिए मैं थोड़ा उधर का टेस्ट करने के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा वो टेस्ट दे दिया। अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे इनपुट के आसपास घूमेंगे। तो सवाल वही है, मैं तो बस चेक करना चाहता था कि भाई उन्होंने ऐसा तो नहीं बंगाल विभाजन नहीं पढ़ाया होगा, गांधी नहीं पढ़ाया होगा। तो जितना मैंने रिवीजन किया, मतलब एक ऐसी एकेडमी जहाँ हिस्ट्री में 2-2 टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न का बड़ा वेटेज होता है, और उसके बाद भी, और क्लास में उंगली रखा के वे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड मार्क कराया अलग कलर से, मैं, तुम तो पता नहीं लिखते हो निकले, मैं लिखता हूँ ब्लू कलर रेड कलर की, भाई ध्यान रहे बच्चे को। कभी कोई टीचर नहीं देखा होगा जो स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत कर रहा है, पढ़ा भी रहा है, रिवीजन भी करा रहा है, उसको बता भी रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तुमने अभी लाइन बोली है ना, ये दिस इज द लाइन ऑफ माइंड सेट। यू रिस्ट्रिक्टेड योर माइंड। जितना मैंने रिवीजन किया उसके हिसाब से, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद 40 मार्क्स, आई डोंट केयर अबाउट दैट। इफ यू थिंक कि 40 मार्क्स इज इनफ फॉर यू, इट डजंट मैटर, बट आई एम डेड श्योर कि 120 प्लस ही हमारे लिए सुटेबल था। तो 120 से नीचे जो लोग हैं सब डेंजर जोन में इस पेपर में। चलिए कहां पहुंच गए हम लोग? सिमरन। रितिका, हाँ बच्चा, तुम्हें तो मैम ने गोद ले रखा था, फिर भी तुमसे नहीं हुआ, कैसे गलत हो गया? सर्कल जो था ना, ये जीवन सर्कल की तरह हो जाएगा। दिशा पटेल, एक बार चेहरे देख ले, हाँ सही जा रहे हो। 43.7। पल्लवी, पल्लवी। इशू, क्या इशू है? अनमोल सागर, अब तो खाना वाना भी हम लोग अच्छा खिला रहे हैं। अनीता, अनीता। ऋतुकांत, ऋतुकांत, अच्छा। ले पटेल, कितना ओजांग सर को छीलोगे, एक दिन तो सबका नंबर आएगा। निधि शर्मा, निधि, हाँ, अरे क्या बताया, लॉ ऑफ कर्मा, ये बूमरैंग इफेक्ट है, जो उसको दोगे वो तुम्हें वापस मिलेगा। पूजा यादव जी, हाँ जी, हाँ नहीं 19 तक तो पहुंच गई तुम, इज्जत थोड़ी बहुत रख ली। रक्षंदा, जिस हिसाब से लग रहा था कि तुम सबसे नीचे रहोगी, बचा लिया तुमने। हाँ रक्षंदा जी। प्रिया गौतम जी, रिंकी जी, हाँ। कृति, हाँ। आंचल, शिवानी, शिवानी, धर्मेंद्र, रविशंकर, नीता रानी। कैसे कर लिए तुमने इतने अच्छे? ठीक ठाक, 10वीं रैंक पर आ गई। हाँ। केशव जी, शीला, मुंह पर कर लो, 8वें नंबर पे हो अभी, मतलब लड़ाई में हो तुम, 10 वाले लड़ाई में हैं कि वो लड़ सकते हैं, अभी थोड़ा बहुत अपनी गलतियों को पहचान जाएंगे। नितेश, नितेश भोए, और कौन साहब है? सिद्धार्थ, ठीक है, और बाकी दीपांशी, सपना, जावेद, शुभम, अदिति। सिंपल सा फंडा था, और वोमिटिंग टेंडेंसी से ज़्यादा कुछ नहीं थी, और आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो।
स्पेशली सपना से सीख सकते हो तुम लोग। सपना तुम्हें यूपीएससी देना इस बार दे रहे हो? अभी कंफर्म नहीं है, कई फैक्टर्स हैं इनके साथ। लेकिन मैंने एक चीज सिखाई थी, कीप इट सिंपल। यही कॉन्सेप्ट काम आता है। तुम लोग वोमिटिंग टेंडेंसी को समझ ही नहीं पा रहे थे। अगर तुमने ध्यान से नोट्स भी पढ़ लिए होते तो तुम अच्छी पोजीशन पर होते। तुमने वो छोड़कर सब कुछ किया, तुम अपनी परेशानियों में फंसे पड़े हो, तुम अपनी प्रॉब्लम से फंसे पड़े हो। यूपीएससी को तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। वो फायदा क्या होता है, वो फिर हार्डवर्क जीरो हो जाता है। और देखो ये लॉ ऑफ कर्मा है। मैंने बड़ी गहराई से इन चीज़ों को स्टडी किया, इनका बिहेवियर देखा, इनका अटेंडेंस देखा। मैं 2 दिन से यही कर रहा था। तो एक चीज़ दिखाई पड़ी जो क्लास में रेगुलर है। जैसे सबसे अच्छा जावेद का एग्जाम्पल है। तो जावेद के साथ जो लड़का था उसने गुरुकुल को उल्टा सीधा बोला और चला गया यहाँ से। उसकी एक्सपेक्टेशन अलग थी। जावेद को भी कुछ कंसर्न्स थे, लेकिन जावेद ने अपना फेथ बनाए रखा और वो कुछ भी हो क्लास में रहता था। अटेंडेंस के मामले में ठीक है, वो जो काम बोला गया उसको कर लिया। तो उससे क्या फायदा मिला, रिजल्ट सामने आ गया। सो यूपीएससी इज ऑल अबाउट प्रोसेस। हम टीचर्स किसी को अलग नहीं पढ़ाते हैं, वी आर ट्रांसमिटर्स। गुरुकुल में तो तुम्हें यह व्यवस्था है कि मैं जाकर खड़े होकर रोक लेता हूं, नहीं तो आप किसी और संस्थान में रहोगे तो टीचर को तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं रहेगी। 8 लाइनों के बाद तो सब लकड़ी के डब्बे जैसे दिखाई पड़ते हैं। पढ़ाया है मैंने इस तरह की क्लास में, पता ही नहीं चलता था पीछे सो रहा है जाग रहा है, दिखता ही नहीं था आंख से, इतना पीछे। और ना वो अपने टीचर को देख सकता, वो सिर्फ प्रोजेक्टर देखता था। तो यहां कम से कम ध्यान दिया जा रहा है। यहां नहीं होते तो सोचो कहां होते, यहां नहीं होते तो सोचो कहां होते, जहां उजांग सर रोज डंडा लेके बैठे, डायरी चेक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, खाना क्या खा रहे हो, योग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तब यहां हो। और यहां नहीं होते तो कहां होते, जब यार दोस्त होते, कमरे पर बोतलें खुल रही होती, घूमने जा रहे होते, फर्स्ट डे फर्स्ट शो एनिमल का बुक करके बैठे होते, चाय की चुस्कियों पर जो है तैयारी चल रही होती तुम्हारी। 4 दोस्त मिल गए, अरे चाय कहां 10 मिनट में खत्म होती, बत्रा पे चाय 10 मिनट खत्म ही नहीं होती। बत्रा की चाय दुनिया की सबसे लंबी चाय है, 1.5 2 घंटा। एस जयशंकर से बात शुरू करते हैं, अपने गांव के मुखिया तक आ जाते हैं। कभी खड़े होकर सुना करो, मैं सुनता रहता हूं कई बार, चुपचाप जाके सुनता रह, क्या बात कर रहे हैं। अंत में मारपीट की नौबत आ, जातिवाद पे बात पहुंच जाती है, फिर वो बाहें ऊपर चढ़ के यारी दोस्ती उसी दिन खत्म। उस माहौल से दूर तुम्हें लेकर आया हूं, ये स्थिति है तुम्हारी। तो सोचो आगे क्या होगा। तो गुरुकुल की परंपरा तो बनी रहेगी। अब जिसको ट्रेन छोड़नी है वो छोड़ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। यहां सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाना है और अनुशासन है। ठीक है, लीग के बच्चों का नाम मुझे अलग करके दो। राइट ऑन व्हाइट पेपर, सिंपल। ठीक है, नाम, मेरा नाम ये है, गुरुकुल 2024 छात्र या छात्रा हूं। ठीक है, मैं लाइब्रेरी शेड्यूल या गुरुकुल शेड्यूल को फॉलो नहीं करता या करती हूं। मेरी असफलता में गुरुकुल कोई भी इसके लिए दोषी नहीं है। मेरी असफलता के लिए सवारी स्वयं जिम्मेदार है। ये लिखा के साइन कर लो, मुझे पता तो रहे। जिन लोग नहीं आते हैं सर, मुझे बाकी चीज़ों से बोले। ठीक है, ये लोग एब्सेंट, आज ये एब्सेंट है, पता करो कहाँ है। तो हम गुरुकुल की परंपराओं को लेके आगे बढ़ते हैं। अगले 5 से 6 महीने बहुत इंटेंस हैं 24 वालों के लिए। वो इंटेंसिटी मैं और बढ़ाऊंगा, लेकिन उनके लिए जो ये प्रेशर डील कर सकते हैं। ठीक है, तैयार हो? बहुत सी नई चीज़ें होंगी, बहुत से नए लोग अभी आ रहे हैं और बहुत से नए चीज़ें होंगी, लेकिन ये हम आप कनेक्ट रहें। आपको मेरे परिसर में आना पड़ेगा, मैं आप तक नहीं जाऊंगा। अभी भी कोई भी तरीका नहीं कि कुआं प्यासे के पास जाता हो। अभी भी संसार का नियम है कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। तो जो गुरुकुल में है, जो गुरुकुल की परंपराओं का हिस्सा हैं, उनको चेंज करने के लिए हम तैयार हैं। जिनके मार्क्स कम आए वो भी निसंकोच मुझसे बात कर सकते हैं, सुविधा दे दी है। आप मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर सकते हो। आज लगभग 25 लोग मेरे साथ सेशन करने जा रहे हैं। उनसे मैं उनकी बातें सुनूंगा, उनको समाधान दूंगा। तो डायरेक्टली अब किसी और की ज़रूरत नहीं है। मेंटरशिप में भी अब सेलेक्टेड कैंडिडेट आ गए हैं, अध्यापक आ गए हैं।
तो बहुत सी चीज़ें हम परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि अब समय है परिवर्तन करने का। तो अगर आपको ट्रेंड समझ में आ गया हो कि क्या कर रहा है यूपीएससी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो तैयार हो जाइए। गर्ल्स के लिए तो ये अगले 5-7 साल सुनहरा मौका है। अगर इफ़ दे आर सीरियस, थोड़ा सा भी अगर वो अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं। तीसरा, जिनके मार्क्स कम आए वो अपने आप को हीन ना समझें, वो लेकिन बात करें। यूपीएससी क्या है? क्या है यूपीएससी? आईएएस टॉपर ने एक बड़ी खूबसूरत लाइन बोली थी, आप अगर लिखो तो अच्छा है, कि आईएएस की तैयारी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय यूपीएससी प्रिपरेशन? हाउ डू यू डिफाइन इट? एक सिंपल सा फंडा है। और ये मैं नहीं, ये शुभ्रा ने जो आईएएस टॉपर थी उसका स्टेटमेंट है, मैं अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। उससे पूछा गया कि आपके हिसाब से यूपीएससी प्रिपरेशन क्या? उसने कहा हर दिन अपनी गलतियों को जानना और उससे दूर करने का प्रयास करना ही यूपीएससी प्रिपरेशन है। हर दिन अपनी गलतियों को इवैल्यूएट करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको रिमूव करने की कोशिश करना ही यूपीएससी प्रिपरेशन है, एंड नथिंग एल्स। देयर इज नो सच काइंड ऑफ थिंग, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट। इट्स ऑल अबाउट इंप्रूविंग योर सेल्फ डे बाई डे। याद रहेगा? चलिए फिर, तो आप अपनी कमियों पर काम करें। नंबर मेरे क्यों नहीं आए? ऐसा तो नहीं था कि शिवानी के 40 नंबर आए या किसी और के, शिवांगी के, और इनके अच्छे नंबर आए तो मैंने इनको पढ़ाया था, कान में आपको नहीं पढ़ाया था। इस क्लास में सभी थे। लेकिन अगर आप ईमानदार होंगे तो आपको पता होगा आपका प्रोसेस खराब हो गया। आपने रेगुलर क्लासेस नहीं की, रिवीजन नहीं किया, आप उस समय किसी और चीज़ पर चले आए। अंदाज़ा लगाओ कि आपने इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर लिए, एक चीज़ तो आपकी हो गई। तो केवल आप एक ही चीज़ एक साथ पकड़ सकते हो। तुम्हें पता है सर्कस का नियम क्या होता है? वो लोग जगलर जो होते हैं, तुम्हें लगता है वो ढेर सारी चीज़ों को उछाल के बैलेंस कर रहे हैं, नहीं। हाथ में अगर तुम ध्यान से उसको देखोगे, हाथ में सिर्फ एक समय पे एक चीज आती है, और जब वो हाथ से छूटती तभी दूसरी चीज आती है। नहीं तो आप भी ऐसे कोशिश करते हो, आप बैलेंस नहीं कर पाते। सो यू कैन हैंडल ओनली वन थिंग एट अ टाइम। यूपीएससी इज ऑल अबाउट कि जिस सीढ़ी पर पैर रख दिया वो मेरा है, इतना मुझे पढ़ा दिया गया ये मेरा है, इसमें क्वेश्चन मेरे गलत नहीं हो सकते। बहुत से लोग, हमने शुरुआत से ही आते ही करंट अफेयर्स पे इतना फोकस किया, नहीं क्लास में आप आते हो, 2-4 दिन जोश में आए, छोड़ दिया, देखो नतीजा तुम्हारे सामने। फिर से कह रहा हूं, इट्स लॉ ऑफ कर्मा। जो कर्म करोगे वही रिजल्ट मिलेगा, एंड नथिंग एल्स। और अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर अगले हफ्ते समझ लेंगे, फिर हम अगले हफ्ते समझ लेंगे, हमारे पास टाइम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इट्स लॉ ऑफ कर्मा। इट्स नॉट अबाउट, लोग पूछ रहे हैं अरे सिलेबस कहाँ खत्म हुआ है? अरे जो खत्म हो गया वो तुम्हारा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तुम बोलो कि हाँ मेरा हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन मेरा है, 60-65 पे क्वेश्चन, अब तो 60 भी नहीं जा रहा जो पैटर्न आ रहा है, खत्म कर रहा हूँ इसको। सिंपल सा फंडा है, आगे समझने समझाने के लिए समय कम मिलेगा। आप ध्यान रहे, लीग के बच्चे इधर बैठेंगे, जो लीग में आना चाहे वो कमाते रहें, आते रहें। मैं ये कुर्सियाँ खाली देखना चाहता हूँ, ये कुर्सियाँ भरी देखना चाहता हूँ, ये मेरी तमन्ना है। लेकिन आपको कमाना पड़ेगा। नियम है अनुशासन, रेगुलर क्लास में आना, लाइब्रेरी में आना, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना। और उम्मीद है कि इस बार और ज़्यादा बच्चे बाहर से आएंगे, जब उनको दिखाई पड़ेगा कुछ सीरियस चीज़ें हो रही हैं तो निश्चित रूप से वो आएंगे, उनको आना भी चाहिए। आपका कंपटीशन और बढ़ेगा। जैसे मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक बाहरी बच्चा गुरुकुल के बच्चों से ऊपर है, तो ये मेरे लिए बड़ा कष्टप्रद। हालांकि वो मेरी ऑनलाइन वीडियो देखता रहता है, वो मुझे जानता है अच्छी तरीके से, लेकिन नौकरी करता है वो बेचारा, तो इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता। तो कहता है मैं आपसे प्रेरणा ले रहा हूँ, वो तीनों बच्चे मेरे जानने वाले हैं, तो आपको मौका मिल रहा है, आप करिए, ठीक है, कमा लेंगे अब ये सीट। और आप लोग अब ऐसा नहीं कि आज मौका मिल गया है तो अब लाइब्रेरी में आना बंद कर दें, वो फिर कुर्सियाँ कब चेंज हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा।